आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे कौम से खिताब करेंगे। पीएमओ की जानिब से ये जानकारी दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अनलॉक के अमल के बीच वज़ीर-ए-आज़म लोगों से एहतियात बरतने की अपील करेंगे। साथ ही वैक्सीनेशन के हवाले से भी पैगाम दिया जा सकता है। वाज़ेह हो कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बर्पा कर दिया था। एक दिन में 4-4 लाख अफराद मुतासिर हो रहे थे, 4000 से ज़्यादा हलाकतें हो रही थी। लेकिन अब कोरोना के मामलों में काफ़ी हद तक कमी दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश से अहम बड़ी खबर आपको दे दें। इस वक्त मध्य प्रदेश में नामों पर सियासत जारी। भोपाल में लाल घाटी का नाम बदलने की मांग, रुकन पार्लियामान साध्वी प्रज्ञा का बयान। लाल घाटी की तारीख है दागदार। इससे कबल भी ईदगाह हिल और हबीबगंज के नाम बदलने की उठ चुकी है आवाज। दानिश्वरों ने साध्वी की मांग पर हैरत का इजहार किया है। साध्वी को नहीं मालूम भोपाल की तारीख। बड़ी खबर इस वक्त की। नाम बदलने की सियासत मध्य प्रदेश में भी जारी है। लाल घाटी का नाम बदलने की मांग की गई है। रुकन पार्लियामान साध्वी प्रज्ञा का यह बयान है। लाल घाटी की तारीख है दागदार। इससे कबल भी ईदगाह हिल और हबीबगंज के नाम बदलने की उठ चुकी है आवाज। और इसी नाम बदलने की सियासत को लेकर दानिश्वरों ने साध्वी के मांग पर हैरत का भी इजहार किया है। साध्वी को नहीं मालूम भोपाल की तारीख कहा जा रहा है दानिश्वरों की जानिब से। और मैं लाल घाटी नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि ये लाल घाटी का हमें नाम परिवर्तन करना है। ये बहुत ही कलुषित कुत्सित शब्द है, क्योंकि इसका इतिहास बहुत ही बीभत्स है। इसलिए गुफा, प्राचीन गुफा मंदिर के नाम से ही ये आश्रम स्थापित है और प्रसिद्ध है। इसलिए मैं क्षमा चाहूँगी महाराज जी, मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इस लाल घाटी का नाम परिवर्तित करके दूसरा कोई नाम स्थापित किया जाएगा। इसका बड़ा बीभत्स, बड़ा ही क्रूरतम इतिहास है लाल घाटी का। इसलिए ये प्राचीनतम गुफा मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है और उसी के गादीपति हमारे श्री राम प्रवेश दास जी महाराज विराजमान है, हुए हैं आज सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं तो इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश में भी नामों की सियासत एक बार शुरू हो गई और साध्वी प्रज्ञा इस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? जिलानी, आज जो है भोपाल के गुफा मंदिर के संत जो थे उनका पिछले दिनों जो है इंतकाल हो गया था, तो नए संत की वहाँ पे ताजपोशी होनी थी। वहाँ पर साध्वी गई थी और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि लाल घाटी का नाम बदला जाएगा। और उन्होंने इसकी वजह बताई कि उसकी वहाँ पर उनको ये लगता है कि लाल घाटी जो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर किसास हुआ या फिर यहाँ पर जो है कोई जंग हुई थी और जिसमें लोगों का कत्लेआम किया गया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि लाल घाटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहाड़ के नीचे की जो मिट्टी थी वो लाल थी। यहाँ पर हमारे साथ जो है तारीखता भी मौलिक भी हैं और दानिश्वर बैठे उनसे जो है इफ्तिखार साहब, आपने भोपाल की तारीख बहुत सारी किताबें लिखी, ये लाल घाटी के नाम बदलने की बात कीजिए, क्या तारीख है? अब ये तो एक घाटी थी, चढ़ाई थी जहाँ के मिट्टी लाल थी, वो उसकी वजह से अपने उसका नाम रख दिया कि हम बचपन में जाते थे, सीहोर जा रहे हैं तो वहाँ रुक गए इसलिए कि बड़े खूबसूरत थी, पानी बहता हुआ, उसमें वो लाल पत्थर और लाल घाटी, लाल मिट्टी भी थी, उसकी वजह से नाम हुआ। अफसोस ये है कि हमारे जो चुने हुए नेता हैं इनको कोई हिस्ट्री नहीं मालूम। वो अपने उनका जो दिल चाहता है वो कह देते हैं। खैर, अब वो मालिक हैं, जो चाहे नाम बदलें उससे नाम, लेकिन कोई उसमें वहाँ का कोई कसास या इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसी तरह लाल परेड है, काली परेड है, उसकी मिट्टी एक जगह मिट्टी लाल है, एक जगह काली है, तो इसलिए नाम पड़ गया। उसका कोई ताल्लुक नहीं इससे कि वहाँ क्या। अब नाम आप गुफा मंदिर के नाम से रखना चाहें जो कि फिर भी वहाँ से बहुत दूर है, रख लो भैया, उससे क्या फर्क पड़ना है। यहाँ पे बुनियादी तौर पे बात यह है कि हर तरह की तारीख को जो है दोहराने की जो बात की जा रही है। हलाली डैम का नाम आया, ईदगाह हिल का नाम बदलने की बात हुई, फिर हबीबगंज स्टेशन की बात हुई, तो क्या नामों के बदलने से विकास हो जाएगा? भैया, मामला ये है कि मील के पत्थर को पे अपना नाम लिख दो। मील के पत्थर को आप हटा सकते हैं, नया पत्थर लगाएं, नया मील का रास्ते बनाएं और उस पर आप जिसका जी चाहे नाम लिखें। बाग रहमतुल्लाह को आप कॉलोनी बनाते हैं, सुभाष नगर आप लिख देते हैं, मुझे कोई एतराज़ या हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो बनाई हुई सड़क है, जो बनी हुई जगह है, उस पर खाली आप अपना नाम लिख देना चाहते हैं। तो ये जो ट्रेंड पूरे हिंदुस्तान में सो चल रहा है, भोपाल में शुरू हुआ है या होता रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अंग्रेज आए, उन्होंने अपना अलग बसाया, पुराने को डिस्टर्ब नहीं किया। मुसलमानों ने अपना अलग बनाया, डिस्टर्ब नहीं किया। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई? आप अपनी नई रास्ता बनाते, नया नाम रखते, किसी को कोई एतराज नहीं। मील के पत्थर से को बदल देने से विकास नहीं हो जाता है, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा अहम सवाल यह है कि इस तरह के बार बार नाम बदलने के पीछे जो है मकसद क्या है। और सवाल यह है कि जो है एक के बाद एक नाम बदलने की बात है जो की जा रही है। इससे पहले जैसे मैंने बताया कि भोपाल की ईदगाह हिल का नाम बदलने की तजवीज़ आई, फिर हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन करने की बात है। अब यहाँ पर जो है लाल घाटी का नाम, और लाल घाटी के पीछे जो साध्वी का तर्क है वो दूसरी तरफ जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। जी जी, मतलब ये वही है कि विकास हो, इससे कोई नहीं होता नाम बदल देने से। लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई मिट्टी लाल थी, बहुत अच्छा था, वहां बड़े लोग अपने पिकनिक किया करते थे। जब अब उससे कोई डेवलपमेंट थोड़ी हुआ कि नाम बदल के हम दूसरा नाम रख दें और कहें कि हमने डेवलपमेंट कर दिया। अफसोस है कि हमारे जो चुने हुए नेता हैं इन लोगों को कुछ हिस्ट्री नहीं मालूम, इनको और ज्यादा मालूम होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो दानिश्वर मेहताब आपके साथ इफ्तिखार साहब हैं, वो कि साध्वी को जो है प्रज्ञा का ये कहना है, ठाकुर प्रज्ञा का, कि लाल घाटी की जो तारीख है वो दागदार है, इसलिए वो ये नहीं कहना चाहती। तो ये कहां से लाई ये तारीख? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जैसे भोपाल का हलाली डैम का नाम आया बदलने का जी, हलाली डैम के पीछे ये जो है जवाब पेश किया गया कि साहब वहां पे कुछ लोगों को हलाल किया गया था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हलाली डैम जो इसलिए नहीं है बल्कि उसकी शक्ल जो है हिलाल की तरह है, इसलिए उसको हिलाली डैम बदलते बदलते हलाली डैम हो गया। तो भोपाल की जो लाल घाटी है इसकी मिट्टी लाल है, इसके लिए इसको जो है लाल घाटी कहा गया। जैसे भोपाल में इफ्तिखार साहब ने बताया कि लाल परेड भी है, वो इफ्तिखार साहब ने बताया कि काली परेड है, वो इसलिए है कि वहां पर की मिट्टी लाल थी इसलिए उसको लाल परेड कहा गया, जहाँ की मिट्टी काली थी वहां को काली परेड कहा गया, यहाँ की मिट्टी जो लाल थी इसलिए लाल घाटी कहा गया। अब साध्वी इतिहास नहीं जानती जो उनका कहना है, इसलिए इस तरह की जो है तर्कविहीन बातें कर रही है जिसकी कोई सर पैर कोई लॉजिक नहीं है। और इन लोग दानिश्वरों को मानना है कि अगर आपको नाम बदलना है यकीनी तौर पर आप हुकूमत में नाम बदलिए, लेकिन मील के पत्थर बदल लेने से तरक्की नहीं होती। वजह क्या है कि साध्वी इस तरह की बातें क्यों कर रही है? हाँ, सिर्फ अपने पॉलिटिकल है बात, ये न्यूज़ में रहना चाहती हैं इस तरह की बात करके, ताकि लोगों पब्लिक को कोई थोड़ा सा जिसको अपने मालूमात है या जो जानता है वो उसको रखे और एक न्यूज़ में रहें, और कोई ख़ास बात नहीं है। क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ता है नाम बदल देने से? अरे भाई विकास करो, दूसरी बातों को सोचो जिनको कारामद है, पढ़ाई का बच्चों का सोचिए जो ज़रूरी है। वो कुछ नहीं है, अपने इधर उधर की बात करके अपने वक्त ज़ाय करना है और कुछ नहीं। बिल्कुल, क्या वक्त ज़ाय करना है? नाम की सियासत एक तरह से मध्य प्रदेश में चल रही है, और जैसा कि दानिश्वर कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सियासत का हिस्सा है और खबर में बने रहने की एक कोशिश है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब भाई इस बातचीत के लिए और आपके साथ जुड़े दानिश्वरों का। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बाबरी मस्जिद के एवज मिली 5 एकड़ जमीन पर अयोध्या धनीपुर में तामीर होने वाली मुजवजा मस्जिद का प्रोजेक्ट मौलवी अहमदुल्ला शाह शहीद के नाम से मंसूब किया गया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट मंसूब किया। फाउंडेशन के रुकन अथर हुसैन के मुताबिक कौमी यकजहती के फरोग के पेश नज़र मौलवी अहमदुल्ला शाह से प्रोजेक्ट मंसूब किया गया है। जो 5 एकड़ जगह जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है अयोध्या ज़िले में, वो धन्नीपुर ग्राम में, तो उसको हम लोग धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट के नाम से कह रहे थे। पर अब ये प्रस्ताव आया है कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी शहीद के नाम से डिक्लेयर कर रहे हैं। और उसमें एक हॉस्पिटल भी है जो 200 बेड का है, म्यूज़ियम है, इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर है, कम्युनिटी किचन है, लाइब्रेरी और वो मस्जिद भी है। इस नाम का चयन का मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम डेडिकेट कर रहे हैं ये पूरा जो अपना प्रोजेक्ट है उस शख्स के नाम पे जिसने इसी अवध में जो साझा हमारा स्ट्रगल रहा है उसको काफ़ी आगे बढ़ाया, हिंदू और मुसलमान को साथ में लेके चले। और नाना साहेब को उन्होंने जोड़ा, उन्होंने इस संघर्ष को अपने तमाम अवध के बाहर भी इलाकों में ले गए और कोशिश उनकी एक थी कि हिंदू और मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट हो। तो इससे अच्छी हमारे लिए और कोई नाम को डेडिकेट करने के लिए नहीं था जो इसी धरती अयोध्या फैज़ाबाद के रहे हैं।
और इसी जगह उनका संघर्ष रहा है। तो मेरा पूरा और हमारे ट्रस्ट का ये इस जो प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया को मैसेज देना कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान आज भी साथ में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी विरासत है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो हम इस प्रोजेक्ट को उन्हीं के नाम पे डेडिकेट कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। गुज़श्ता 2 महीने के बाद आज मुल्क में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। आदादशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1 लाख नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में कोरोना से 2400 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,74,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 14,01,000 के करीब एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम पर जोर दिया जा रहा है। In the last 24 hours, we have had the least number of cases in the last 61 days, and this number is just a little more than a lakh of cases, 1,636 cases. In the last 24 hours, 1,74,399 cases have recovered in the country, and our fatality rate is 1.20%. Till today morning, our data informs us that 23,27,86,482 doses have been administered to various category of people. आज से दिल्ली में अनलॉक 2 का आगाज हो चुका है। दिल्ली में मुस्तकिल कोरोना केसों में कमी दर्ज की जा रही थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया है। अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि 50% की कैपेसिटी के साथ मेट्रो ट्रेनें भी चलेंगी। वहीं ऑड इवन के हिसाब से बाजार की दुकानें खोली जाएंगी। और वहीं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज वैक्सीनेशन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन मुहिम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 4 हफ्तों के अंदर 45 साल की उम्र से ज़्यादा के हर शख्स को वैक्सीन लगा दी जाएगी और वहीं इस मुहिम के तहत घर घर जाकर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि 4 हफ्ते के अंदर अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई, जो कि मुझे लगता नहीं, क्योंकि 45 साल से ऊपर की उम्र के लिए फ़िलहाल वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में लगभग 57 लाख लोग हैं 45 के ऊपर की उम्र के, 57 लाख। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, 30 लाख लोग बचे। इन 30 लाख लोगों को अब पहली डोज लगानी है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जितने हमने दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले हैं 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग, उसमें बहुत कम आ रहे हैं। अपने से लोगों का बहुत कम आना हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी समय खाली रहते हैं, काफ़ी दवाई बच जाती है। उसके मद्देनज़र ये तय किया गया कि लोगों की इंतज़ार किए बिना अब हमें लोगों तक जाना पड़ेगा, अब हमें लोगों के घर घर जाना पड़ेगा। तो इस अभियान के तहत हम लोगों के घर घर जाएंगे। दिल्ली के एम्स में आज से 2 से 18 साल तक के छोटे बच्चों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से डॉक्टर संजय राय ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। देश में तीसरी लहर की चर्चा के बीच दिल्ली एम्स में छोटे बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय के राय हैं। सर, शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आज से क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहा है दिल्ली एम्स में,
कितने बच्चों को आज से शुरू किया जाएगा और क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी इसकी? प्रक्रिया तो सेम ही है जो क्लिनिकल ट्रायल्स की होती है। जो एडल्ट में प्रक्रिया अपनाई गई थी वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। जो मेन देखना होता है कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो, और हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है, सेफ वैक्सीन है एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए नहीं था कोई भी कि सेफ वैक्सीन हो, इफेक्टिव वैक्सीन हो, कि कल अगर बच्चों को देने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास उसका जो है डेटा होना चाहिए कि बच्चों के लिए कोई सेफ वैक्सीन एक ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए जो है क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, और उसे वही पर्पज़ है इस क्लिनिकल ट्रायल का भी कि हम सेफ्टी को इस्टेब्लिश करें बच्चों में, और उसके बाद इम्यूनोजेनिसिटी देखें कि रियली वह जो है इफेक्टिव भी है कि नहीं, एंटीबॉडीज़ बना रहा है कि नहीं, ये देखना है। एडल्ट में ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड है, बच्चों में देखना है। कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, और क्या कंसेंट को लेकर क्या है, मतलब अभिभावक जो है वो कंसेंट दे रहे हैं किस तरह से? नहीं, इसमें जो है थोड़ा सा वही डिफरेंट होता है जो एडल्ट में और बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चे खुद 18 साल से कम का अगर बालिग कोई नहीं है तो 18 साल से कम के बालिग नहीं होते तो अपना कंसेंट नहीं दे सकते। तो उसमें अभिभावक उसका कंसेंट देते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं या उनका जो केयर गिवर होता है वह उसका जो है कंसेंट देता है, और कंसेंट देने के बाद बच्चों को भी हम इन्फॉर्म करते हैं, और इसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है कि आपने पूरी तरीके से समझाया कि नहीं। उसके बाद बाकी प्रक्रिया वही होती है जैसे एडल्ट की होती है। जहाँ तक एज ग्रुप की आपने बात पूछी तो 2 से 18 साल के बीच में ये है। 18 साल से ऊपर ऑलरेडी जो है वैक्सीनेशन हो रहा है इस कंट्री में। 2 से 18 साल में एविडेंस जनरेट करना है, लेकिन अभी 12 से 18 साल के बीच में कर रहे हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से जो है बाकी इस ग्रुप में करेंगे। जहाँ तक थर्ड वेव और बच्चों की माहौल है, इसमें कहीं से जो है कोई साइंटिफिक जो है मैं कहूँ कि एविडेंस नहीं नज़र आता कि थर्ड वेव आएगा और बच्चों में ही बहुत बड़ा करेगा, क्योंकि कोई भी वेव तब आता है जब सस्टेनेबल पॉपुलेशन होता है। सस्टेनेबल पॉपुलेशन का मतलब ये हो गया कि जिनको इन्फेक्शन होना होता है। अगर बच्चों में इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो आ सकता है, अगर सिर्फ एडल्ट और बुजुर्गों में इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन इसका पता हमें चलता है सीरो सर्विलेंस से। पूरी देश में हम सीरो सर्वे करते हैं, उससे पता चलता है। जो भी सीरो सर्वे अभी तक हुए हैं, ICMR ने जो सीरो सर्वे किया था लास्ट सीरो सर्वे दिसंबर जनवरी में, उसमें भी पाया गया कि बच्चे जो है उनसे ज़्यादा हैं आपके एडल्ट से। लेकिन चूंकि बच्चों में इतना माइल्ड होता है डिजीज़ कि हमें पता नहीं चलता, बच्चे भी नोटिस नहीं करते, हमें भी पता नहीं चलता। तो इसलिए हम ये मान के चल जाते हैं, शायद ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है और इसलिए थर्ड वेव आएगा तो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ऐसा एविडेंस नहीं कहता, साइंस नहीं कहता। तो साफ तौर पर डॉक्टर संजय का ये कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है, और जो प्रोसेस है वो लगभग उसी तरह का प्रोसेस है जो वयस्कों के लिए किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह का एक पैनिक सिचुएशन परिवार और बच्चों में है, खासकर तीसरी लहर को लेकर, वो खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। और ये कहीं से भी किसी भी सीरो सर्वे के जरिए ये नहीं आया है कि खतरा तीसरे वेव में सिर्फ बच्चों को है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आंध्र प्रदेश में 20 जून तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जगन हुकूमत ने रियासत में कोरोना की बढ़ती वबा के दौरान यह फैसला लिया है। रियासत में 10 जून को कर्फ्यू खत्म होने वाला था। रियासती हुकूमत ने 11 जून से कर्फ्यू के औकात को कम करने का ऐलान किया। फिलवक्त रियासत में सुबह 6 ता दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में नरमी है। 11 जून के बाद सुबह 6 ता दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। आज फिर पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 27 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये 37 पैसे फी लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल की कीमत 86 रुपये 28 पैसे फी लीटर हो गई है। उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 106 रुपये 39 पैसे फी लीटर मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपनगर में भी पेट्रोल 106 रुपये 24 पैसे और डीजल 97 रुपये 37 पैसे मिल रहा है। बढ़ती महंगाई से लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। और मुल्क में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने मरकजी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मरकजी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कई रियासतों में अनलॉक का मरहला शुरू हो गया है। ऐसे में अब पेट्रोल पंप पर बिल देते वक्त आपको महंगाई में तरक्की नजर आएगी। मोदी सरकार के जरिए महंगाई में हुआ विकास अब आपको नजर आएगा।
और कोरोना और ब्लैक फंगस पर काबू पाने में रियासती और मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। तेलंगाना पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने यह बात कही। कोरोना और ब्लैक फंगस का मुफ्त में इलाज करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से गांधी भवन में सत्याग्रह दीक्षा किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में मुनक्कदा सत्याग्रह दीक्षा में MLC जीवन रेड्डी के अलावा CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, MP कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक PCC चीफ पोनाला लक्ष्मैया, साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर भी मौजूद थे। और इसी सिलसिले में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KCR हुकूमत कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। उन्होंने कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने और आवाम से किए वादों को पूरा करने का वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।